मैं ये सुनकर हैरान व परेशान हुआ था कि कैसे एक औरत किसी को नामर्द कर सकती है। मुझे अपने अंदर उस औरत को देखने की जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं उस गांव में जाकर देखूं तो कि कैसे कोई औरत मर्दों को नामर्द कर सकती है। मेरा कभी उस गांव जाना तो नहीं हुआ, मगर उसके बारे में ये बात मशहूर थी। मैंने रास्ते में ही कई लोगों से तरह तरह की बातें सुन ली थी जो बड़ी ही परेशान करने वाली थी और हैरत में डाल देने वाली थी। उस गांव के बारे में मशहूर था कि वहां सभी नामर्द रहते हैं। वहां कई सालों से किसी की शादी नहीं हुई। ये बात कुछ लोगों के लिए यकीन के लायक नहीं थी, मगर कुछ के लिए तो हैरान कर देने वाली थी। मेरी मौसी भी उसी गांव में ब्याही गई थी। उनकी शादी को काफी साल हो चुके थे। पढ़ाई से फ्री होकर मेरा दिल चाहा कि मैं उनके यहाँ छुट्टियां गुजारने जाऊं, इसलिए मैं उस गांव में पहुंच गया। बस स्टॉप पर उतरकर मैंने रिक्शा वाले को उस गांव में जाने को कहा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो मुझे देखकर कहने लगा कि वहां मत जाओ, उस गांव में आज तक जो भी गया वो नामर्द बन गया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि वापस चले जाओ, वरना वो औरत तुम्हें भी नामर्द बना देगी। ये शब्द मुझे सोचने पर मजबूर कर गए कि ऐसा क्या है उस औरत में जो हर मर्द को नामर्द बना देती है। आखिर मेरे कहने पर वो मुझे उस गांव में छोड़ आया। जो ही मैं गांव में दाखिल हुआ, राह चलते लोग अजीब सी नजरों से मुझे देख रहे थे, जिन्हें मैं पूरी तरह नजरअंदाज कर गया। शुरू में तो मुझे वहां सब कुछ नॉर्मल लगा। अलबत्ता मेरे आने पर मौसी जी खुश होने की बजाय परेशान हो चुकी थी, जो कि उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। वो मुझे घर के अंदर ही रहने को कहती, ना ही बाहर जाने देती। उनका भी यही कहना था जो यहाँ पर बाकी लोगों की सोच थी। जब कुछ दिन बीत गए तो मेरे मौसा जी ने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया और समझाते हुए जो बात कही वो सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया। उन्होंने मुझे खबरदार किया कि फला औरत से दूर रहना, अगर रास्ते में मिले भी तो उससे बातचीत मत करना और ना ही उसकी तरफ देखना, क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी है जिससे सभी गांव के मर्द नामर्द हो चुके हैं। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। वो बोले कि आज इस गांव में अगर सभी नामर्द हैं तो वो उसी की वजह से हैं। उसकी बीमारी ने किसी को नहीं छोड़ा। अब बाहर के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। गांव के कई लोग अपनी जवानी गुजार चुके हैं, मगर आज तक किसी की शादी ना हो सकी, सिर्फ उस औरत की बीमारी की वजह से। दिल में कई सवाल आए, या गलती सिर्फ उस औरत की थी या मर्द भी उसी के साथ बराबर के जिम्मेदार थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उसकी बीमारी सभी को नामर्द बना गई थी। ऐसी ही कई सोच मेरे दिमाग पर हावी हो चुकी थी। मैं एक संस्कारी और सीधा साधा लड़का था। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। मेरे चेहरे के व्यवहार को भांपते हुए मौसा जी बोले, अगर खुद को इस औरत के चंगुल से बचाना चाहते हो तो कभी भी उसका सामना न करना, क्योंकि आज तक जो भी उससे अकेले में मिला वो नामर्द होकर रह गया। मौसा जी के शब्द मुझे और भी हैरान कर गए। क्या वो कोई जादूगरनी थी या फिर बेहद खूबसूरत औरत थी जिसके जाल में फंसकर ये सब हो रहा था? जरूर कोई खास राज था जो सिर्फ वही मर्द जानते थे जो उससे अकेले में मिले हैं। यही सभी सोचे मेरे दिमाग में हावी थी। गांव आए मुझे काफी दिन हो गए थे। एक दिन मैंने गांव में घूमने का सोचा। मौसी जी से इजाजत लेकर घर से बाहर चला गया। हरे भरे खेतों में घूमने के बाद बड़े पीपल की छांव में बैठे बुजुर्गों के पास आ गया। मुझे देखकर उनका यही सवाल था कि इस गांव के तो नहीं लगते। बहरहाल मैंने उन्हें अपना परिचय करवाया, जिसे सुनकर उनके चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे। वो फौरन बोले, इस गांव से चले जाओ, वरना तुम भी हम सब की तरह नामर्द बन जाओगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, वरना वो तुम्हें भी नामर्द बना देगा, तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। उनकी बातें अब मुझे उलझा गई थी। आखिर मैंने पूछ ही लिया कि कौन है वो, और ऐसे कैसे एक ही औरत सभी को नामर्द बना सकती है। मेरे शब्द पर वो बाबा जी कहा लगाकर हंसे और मुझे गौर से देखकर बोले, कौन सी औरत की बात कर रहे हो तुम? मैंने फिर जब पूरी बात कही तो उनके माथे पर बल पड़ गए। उसके बाद जो उन्होंने मुझे बताया तो उसे सुनकर मुझे एक और झटका सा लगा था। उनका कहना था कि यह काम किसी औरत का नहीं है, बल्कि एक भिखारी का है। वो बताने लगे कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक भिखारी आया था। वो अपनी पत्नी के साथ यही रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी के साथ गांव के चंद बिगड़े हुए लड़कों ने बदतमीजी की। ये बात उन्हें बेहद गुस्सा दिला गई और वो गुस्से से गांव के सभी मर्दों को शराफ दे गए कि यहाँ पैदा होने वाले सभी लड़के नामर्द ही पैदा होंगे। बस यही वजह है कि इस गांव में मौजूद सभी मर्द नामर्द हो चुके हैं। अब बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। उन बूढ़ों बुजुर्गों की बात सुनकर मुझे बेहद अचंभा हुआ। सच पूछो तो मुझे खौफ सा आने लगा। कहीं ये सब कुछ सच हुआ तो
लेकिन मेरा दिल एक पल के लिए बेयकीन सा भी हुआ था। यहाँ पर आधे गांव वालों का कहना था कि एक औरत मर्दों को पास बुलाती है और जो मर्द उसके पास चला जाता है वो उसे नामर्द कर देती है, और आधे कहते थे कि किसी भिखारी का शराफ है। ऐसा लग रहा था कि जितने मुंह उतनी बात थी। उस गांव में तो एक से बढ़कर एक राज छुपे थे। उन सब बातों ने मुझे दिमाग से बेसुकून करके रख दिया था। मैं उनसे इजाजत लेकर वापस घर की तरफ जाने लगा। तभी एक घर के पास से गुजरते हुए मुझे कुछ आवाजें आई, जिसे सुनकर मेरे कदम रुके। अंदर से किसी मर्द के रोने की आवाजें आ रही थी। यहाँ पर मौजूद 95% मर्दों की शादियां नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें कोई अपनी बेटी ना देता। हकीकत सभी जानते थे, मगर ये मर्दों के रोने की आवाज मुझे एक और हैरत में गोता लगाने पर मजबूर कर गई। उस घर से कुछ अदरानी उम्र के मर्द भी निकलकर बाहर आ रहे थे, जिनकी बातें मेरे कानों तक पहुंची। वो कह रहे थे कि आज एक और लड़का इस औरत की बीमारी का शिकार हो गया। ये लड़का भी हमारी तरह जमाने में बदनाम होकर रह चुका है। उस औरत ने उसे भी नामर्द कर दिया है। मुझे देखकर वो मर्द कहने लगे कि यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा जो इसका हुआ है। रोज कोई ना कोई उस औरत के झांसे में आकर खुद को इस हाल तक पहुंचा देता है। मैं सारी बातें खामोशी से सुनकर आगे बढ़ने लगा। मैं सर झटक कर आगे कुछ ही दूर गया था कि तभी मेरी नजर सामने गई, जहां एक गेट को थोड़ा सा खोले कोई लड़की सी खड़ी थी। मैं उसकी सिर्फ आंखें ही देख पाया, बाकी चेहरा तो उसका ढका हुआ था। उसकी आंखों में बस एक पल ही मेरी नजर पड़ी थी। अजीब सा सहर था उसकी आंखों में। पल भर के लिए तो मेरा दिल मेरे नियंत्रण से बाहर हो चुका था। वो शायद कोई खूबसूरत बला थी जो अपनी तरफ मर्दों को आकर्षित करती थी, और फिर वो मर्द किसी भी औरत के काबिल नहीं रहता था। एक बड़ी सी काली चादर से झांककर वो मुझे यूं देख रही थी जैसे कोई अनोखी चीज पहली दफा देख रही हो। मेरे दिल में खतरे की घंटियां बजने लगी। एक खौफ की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने ईश्वर का नाम लिया ताकि उस जादुई आंखें रखने वाली बला से दूर ही रह सकूं। मैं फौरन तेज तेज कदम उठाता वहां से आगे बढ़ने लगा। किसी का कहना था कि ये एक भिखारी का श्राप है, जिसके कारण गांव में मौजूद हर मर्द ही नामर्द था। ये बात आसपास के गांव में भी मशहूर थी, इसलिए कोई भी अपनी बेटी को उस गांव में ना ब्याहता। कुछ लड़कियां जो कुछ गांव में मौजूद थी, उनके भी अब बालों में चांदी उतरने लगी थी। न उनकी शादियां गांव में किसी से होती, न दूसरे गांव से कोई लड़की ब्याहकर यहाँ आती। मेरी मौसी जी मेरे नाना जी के करीबी दोस्त के बेटे से ब्याहकर यहाँ आई थी, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी बे औलाद थी। शायद मेरे मौसा जी भी नामर्द थे। ये गांव इसी वजह से मशहूर था। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ एक औरत रहती है जिसने गांव के सभी मर्दों को नामर्द बनाकर रख दिया है। गांव में कोई ऐसा मर्द नहीं जो इसके झांसे में ना आया हो। उस औरत को एक ऐसी बीमारी थी जिससे वो मर्द को ऐसा बना चुकी थी। मुझे लगा शायद ये वही औरत है, क्योंकि इसके देखने का अंदाज काफी अजीब था, जैसे कच्चा ही चबा डालेगी। उसकी नजरों में मुझे देखकर अजीब सी चमक आई थी, जो मुझे बिल्कुल भी सही ना लगी। खैर, घर पहुंचकर मैंने काफी सोचो विचार किया और फिर मौसा जी से कहा कि वो औरत अगर इतनी ही चरित्रहीन है तो उसे कोई गांव से निकालता क्यों नहीं। आखिर क्यों वो यहाँ मौजूद लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रही है। मेरी बात पर मौसा जी ने नहीं में सर हिलाया और कहने लगे कि उस बीमारी ने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। हम तो उसके पास भी जाने से घबराते हैं। अब वो चली भी गई तो इस मसले का हल नहीं निकाला जा सकेगा। उसने कई नौजवानों की जिंदगी तबाह की है। अब तो पूरा गांव उसका आदी हो चुका है। सच पूछो तो लोग उस औरत के साय से भी डरते हैं। नीच मरती भी नहीं। हमारे सर के बाल और दाढ़ी सफेद हो चुकी है, लेकिन उस औरत का हुस्न आज भी चमकता है कि मर्दों के दिलों को बेकाबू सा कर देता है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई चुड़ैल की बिरादरी से इसका संबंध है। कुछ कहते हैं कि इस चुड़ैल के साथ शायद इंसानों ने बुरा किया था, इसलिए ये बदला लेने के लिए इंसानी शक्ल में आ गई है। अपने मौसा जी की बातें सुनकर मैं सोचने लगा कि लोगों ने न जाने क्या क्या कहानियां उस औरत और उसके घर को लेकर बना ली, जो सुनने में तो कानों को भले लगते थे, लेकिन सच्चाई और हकीकत से कोसों दूर लगते थे। अक्ल सबूत मांगती है, जो यहाँ के लोगों के पास था नहीं, लेकिन वो सभी गांव वालों के लिए अछूत सी हो गई थी। लोग उसके घर से कोसों दूर भागते थे। वो घर से बाहर सौदा लेने के लिए निकलती तो लोग बाजार खाली कर देते। जिस चीज को छू लेती तो लोग उसे उसी को दे देते या आग में जला देते। जैसे जैसे मैं उस औरत के बारे में किस्से सुन रहा था, मेरे अंदर उसे देखने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, और साथ ही साथ उस गांव के मर्दों का पास्ट, जो औरत का सच जानते हुए भी खुद को इस दलदल में धकेल चुके थे। कैसा अजीब गांव था, और इससे भी अजीब यहाँ के लोग। खैर,
कुछ दिन बाद मैं मौसा जी के साथ किसी काम से बाहर आया। वो अपने काम में बिजी हो गए थे। मैं टहलता हुआ एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। वो गांव बहुत ही खामोश सा गांव है। वहां चारों तरफ हरियाली, परिंदों की चहचहाहट इत्यादि सब कुछ था, मगर फिर भी किसी चीज की कमी थी, और वो थी बच्चों की, क्योंकि ना किसी की शादी होती थी ना ही बच्चे। मैं भी यहाँ से अब जल्द से जल्द वापस जाना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डर था कहीं वो सचमुच मुझे भी इन लोगों जैसा ना बना दे। मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शहर जाने वाली बस ने अब 1 हफ्ते बाद ही इस तरफ आना था। जैसे तैसे मैं दिन गुजारने लगा। एक दिन सुबह सुबह मैं जब घर से निकला तो मुझसे चंद कदम दूरी पर एक औरत चलती हुई महसूस हुई। मैंने संयोग समझा, क्योंकि मैं जहां जहां जा रहा था वो मेरे पीछे ही आ रही थी। संयोग तो नहीं हो सकता था, वो मेरा ही पीछा कर रही थी। ये मैं जान चुका था, क्योंकि मैं जानबूझकर अपना रास्ता बदल चुका था। उसके बावजूद मैं जहां जाता वो मेरे पीछे ही आ रही थी। गांव के सभी मर्द तो नामर्द बन ही चुके थे। अब शायद मैं ही उन सब में अकेला रह गया था, इसलिए शायद आज मेरी बारी थी। मेरे कदम बमुश्किल तेज तेज उठ रहे थे। उसका यूं मेरे पीछे जल्दी जल्दी आना मुझे बेहद उलझा रहा था। मैं थोड़ा परेशान सा हुआ और एक जगह पर रुक गया, क्योंकि मैं और ज्यादा नहीं चल सकता था। मुझे उससे साफ बात करनी थी। आखिर क्यों वो मेरा पीछा कर रही थी? उसे मुझसे क्या चाहिए था? हैरत तो तब हुई जब मुझे रुका देखकर वो भी रुकी और चंद कदम दूर खड़ी होकर मुझे गौर से देखने लगी। आज भी वो एक बड़ी सी चादर में खुद को छुपाए हुए थी। फिर वो चलते हुए जल्दी से मेरे सामने खड़ी हो गई। जो ही वो मेरे पास आकर खड़ी हुई तो बगैर वक्त गवाए मैंने उससे सख्ती से पूछा कि वो क्यों मेरे पीछे आ रही है, आखिर क्या मसला है। मेरी बात पर उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा और फिर वो जो बोली वो सुनकर मेरे कानों से तो जैसे धुआं निकल गया। मैंने झट से उसकी तरफ देखा। उसने कहा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? खनखनाती आवाज ने कुछ पल मेरे दिल के तार छेड़े थे, लेकिन होश आते ही उसके ये शब्द सुनते ही मैं झटके से 2 कदम दूर हो गया था। वो आज अचानक मेरे पास आकर अपनी ही शादी की बात कर रही थी। उसके माथे पर पड़ी झुर्रियां और चादर से नजर आते सफेद मोमी हाथ उसे नौजवान लड़की का एहसास दे रहे थे, लेकिन सुनने में आया था कि वो 55 साल से ऐसी ही है। वो औरत मुझे शादी का कह रही थी। मुझे खामोश देखकर वो दोबारा मेरे करीब आने लगी। चेहरा पूरी तरह से चादर से ढका था। उसकी आंखों में उस पल कुछ आंसू से आए थे। वो दोबारा बोली, जबकि मैं जवाब दिए बगैर वहां से जाने लगा। तभी जाते हुए उसने मेरा बाजू पकड़ा। मुझे बहुत गुस्सा आया। शायद यही उसका वार करने का तरीका था, हर मर्द को फंसाने का। मैंने फौरन उससे अपना बाजू छुड़वाया। उसने उसके बाद जो कहा वो सुनकर मेरा शरीर कपकपा कर रह गया। वो मेरा हाथ पकड़कर बोली कि अगर तुमने भी शादी से इनकार कर दिया तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो यहाँ मौजूद बाकी मर्दों के साथ हुआ है। उसके शब्द सुनकर मैंने हाथ झटका और गुस्से से जो मुंह में आया उसे सुनाने लगा। मेरी तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठे होने लगे और हैरत से कभी मुझे तो कभी उस औरत को देखने लगे। वो खामोशी से मेरी सारी बातें सुनकर आखिर में हंसती हुई वहां से चली गई। हैरत की बात थी, उसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा था, उल्टा मुस्कुराकर मुझे देखते हुए जाने लगी। खैर, मैंने भी सोचा कि चलो कम से कम उसके झांसे में आने से तो बच गया। मैंने सुख का सांस लिया, मगर तभी दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी। उस औरत को ऐसी कौन सी बीमारी थी जिससे वो सभी मर्दों को नामर्द बना देती थी? इतना सोचना था कि मैं बौखलाकर घर की तरफ भागा और फौरन नहाकर अपने हाथ को भी अच्छे से साफ किया। शायद ये औरत ऐसी ही हरकतें करके सभी मर्दों को ऐसा बना चुकी थी। मैं शक से घिर चुका था। मेरे साथ जो हुआ मैंने मौसी जी को बताया, जिसे सुनकर वो भी परेशान हो गई और मुझे जल्द से जल्द वापस भेजने का फैसला करने लगी। अगले ही दिन एक और खबर भी गांव में आम होने लगी कि शहर से आया लड़का यानी मैं भी उस औरत की बीमारी का शिकार हो चुका हूँ और अब मुझ में और उस गांव के मर्दों में कोई फर्क नहीं रहा। मुझे हैरत के कई झटके लगे। आखिर ये माजरा क्या था और कौन था जिसने ये खबर फैलाई थी? मैं तहकीकात करना चाहता था, मगर मौसी और मौसा ने मुझे वापस शहर भेज देना ही जरूरी समझा। मैंने वहां मौजूद सभी लोगों को इस बात का यकीन दिलाना चाहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, औरत सरासर झूठ बोल रही है, मगर वो सब कहने लगे हम कैसे यकीन कर ले। खैर, मैं मौसी और मौसा जी से मिलकर अपने शहर के लिए निकला। अभी बस अड्डे से दूर गांव की कच्ची सड़क पर खड़ा सवारी का इंतजार ही कर रहा था कि देखते ही देखते बहुत बुरा हादसा पेश आ गया। सड़क के एक तरफ से आते रिक्शे ने एक औरत को टक्कर मार दी थी जो चंद जरूरी सामान उठाई सड़क पार कर रही थी। वहां पर कुछ ज्यादा लोग भी मौजूद नहीं थे। रिक्शा वाला तो फौरन भाग गया।
मैं जल्दी से उस औरत के करीब पहुंचा। उसका चेहरा दुपट्टे से ढका था, बस आंखें खुली थी। उसके पैर और सर पर चोट आई थी। उसका चेहरा खून से तर हो रहा था। मैंने डॉक्टर के पास ले जाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। वहां मौजूद कुछ लोग जब उस औरत के करीब आए तो उसे तसल्ली देने के बजाय वहां से आगे बढ़ गए और आपस में उसे बुरा भला कहने लगे। कितने मतलबी लोग थे, ये सोचकर मेरा दिल डूब सा गया। मैं रिक्शा में उन्हें वापसी गांव में लेकर आया। रास्ते में कोई बात न हुई। मेरे होश तो तब बहाल हुए जब सामने मैंने वो घर देखा जहां उस औरत ने रिक्शा रुकवाया था। ये तो वही घर था, यानी ये वही औरत थी जिसने मुझे शादी करने को कहा था। मैं दीदे फाड़े उसकी तरफ देखने लगा। मुझे यूं देखता पाकर वो नजरें चुरा गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो लड़खड़ा कर चल रही थी। नफरत और गुस्सा अपनी जगह, मगर मुझ में इंसानियत भी तो थी। बुराई का जवाब बुराई से देना मेरी फितरत में नहीं था, वरना मैं भी बाकियों की तरह उन्हें सड़क पर छोड़कर आगे बढ़ जाता। उन्हें उनके घर के अंदर तक छोड़ा। घर छोटा था, मगर काफी सलीके से रखा गया था। रास्ते से कुछ दवाइयां ली थी जो मैंने उन्हें दी थी और फिर वापस जाने लगा। तभी पीछे से मुझे आवाज आई। आवाज सुनकर मैंने पलटकर देखा तो वो औरत अपने चेहरे से दुपट्टा हटाए खड़ी थी। एक पल के लिए उसका चेहरा देखकर मैं दंग रह गया था। गोरी खाल थी और हसीन थी। वो औरत कमसिन उम्र लग रही थी। मुझे हैरानी हुई और फिर अपनी सोच पर शर्मिंदगी कि ये तो एक आम सी लड़की लग रही है। ये कहाँ किसी को नामर्द बनाएगी। मुझे सोच में पाकर उस औरत ने अपने माथे पर मरहम लगाया और कहने लगी कि मुझे एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो इसी गांव के लोगों की वजह से ही मुझ में पैदा हुई है और अब इसी बीमारी से मैं इनको खोखला कर रही हूँ। उसके शब्द सुनकर एक बार फिर मेरी सोच को नई दिशा मिल गई। मैं फौरन बोला कि मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की, अब और ज्यादा यहाँ रुककर तुम्हारी बीमारियों को खुद में ट्रांसफर नहीं करना चाहता। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, तुम एक अच्छे और शरीफ इंसान हो, तुम में ये बीमारी कभी नहीं आ सकती। उसका व्यवहार मुझे सादा सा लगा। आज पहली बार मुझे उसके शब्दों में कोई मक्कारी नजर नहीं आई, बल्कि दर्द महसूस हुआ। मैं बोला कि अब क्या फायदा, तुमने मुझे भी सबके साथ बदनाम कर दिया है। अब गांव वाले मुझे भी नामर्द की तरह समझने लगे हैं, जबकि सच क्या था ये तुम और मैं दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं। मेरी बात पर उसने आंखों से आंसू साफ किए और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। तुम बाकियों की तरह नहीं थे, तुमने मेरी जान बचाई। मगर मेरी हैरत की अब कोई इंतहा ना रही। मुझे रुका देखकर वो कहने लगी कि मैं इसी गांव में रहने वाली एक औरत की बेटी हूँ। मेरी माँ ने जिंदगी की कई बहारें यहाँ गुजारी है। सभी बहन भाइयों में एक मेरी माँ बदसूरत पैदा हुई थी। फिर उसे एक ऐसी बीमारी हुई जिससे उसकी चमड़ी पर दाने निकल आए। कुछ समय बाद वो दाने तो खत्म हो गए, मगर उसके चेहरे और हाथों पर गहरे काले धब्बे छोड़ गए। वो और ज्यादा बदसूरत हो गई। मेरी माँ को ना माँ बाप से मोहब्बत मिली ना बहन भाइयों से। हमेशा उसने एहसासों से भरी जिंदगी जी थी। बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा था तो कई रिश्ते घर आए, मगर हर बात रिश्ते वाले मेरी छोटी मौसी को पसंद कर लेते। यूं ही करते करते मेरी माँ के सभी बहनों और भाइयों की शादी हो गई। सबने मेरी माँ से किनारा कर लिया और वो यहाँ अकेली रह गई। वो जब भी घर से बाहर निकलती तो गांव वाले मजाक उड़ाते, कई कई नामों से पुकारते। वक्त के साथ साथ मेरी माँ के माँ बाप भी इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ ने तन्हाई से तंग आकर गांव के कई मर्दों को खुद शादी का कहा, मगर वो हर बार मेरी माँ को बदसूरती का ताना देते, उसे चरित्रहीन और आवारा कहकर चले जाते। एक बार तन्हाई का फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने मेरी माँ की इज्जत को बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरी माँ की सच्चाई पर किसी ने यकीन नहीं किया। सब कहने लगे इस बदसूरत की शक्ल पर तो कोई थूकना भी पसंद न करे। हीनता और दूसरी औरतों से जलन की आग दिन ब दिन बढ़ती चली गई। उसी जलन की आग ने मेरी माँ के अंदर एक बीमारी को परवान चढ़ाया। वो बदला लेना चाहती थी, वो अपनी बेइज्जती का, अपने हर अपमान का। इसलिए उसने आसपास के गांव में ये बात फैला दी कि इस गांव के सभी मर्द नामर्द हैं। और देखो, लोगों ने यकीन भी कर लिया। मेरी माँ की बीमारी का नाम है झूठ। इसी झूठ को फैलाकर मेरी माँ ने हर मर्द को नामर्द बनाया है। हर वो मर्द जिसने मेरी माँ से शादी से इनकार किया था, आज वो खुद भी बगैर शादी के ही जी रहा है। उन्हीं दिनों मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई। उसने मुझे जन्म दिया, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। मेरी परवरिश और अपनी इज्जत को बचाने का मेरी माँ के पास बस यही एक तरीका था कि ये कहे कि उसे एक बीमारी है, जो भी मेरी माँ के पास आएगा वो नामर्द हो जाएगा। जब मैं बड़ी हुई मेरी माँ ने मुझे भी यही कहा कि मैं खुद को भी ऐसी ही औरत बनाए रखूं, जिसको एक ऐसी बीमारी है कि जो मर्द उसके पास आएगा तो नामर्द हो जाएगा, ताकि अपनी माँ के मरने के बाद भी मेरी इज्जत की हिफाजत रहे। उसकी वो माँ मर चुकी थी,
जिसे उस लड़की ने उसी के घर के एक कोने में दफन करके इस राज को राज ही रहने दिया था और अपनी माँ की चादर खुद पर लपेट ली। लेकिन वो अपनी माँ की तरह बदसूरत न थी। ये एक राज था जो आज उस लड़की ने मुझे बताया। कहने लगी, तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरी मुश्किल वक्त में मदद की, इसलिए मेरा दिल पिघल गया और मैं सच बोल उठी। उस लड़की के ये शब्द सुनकर मेरा दिमाग गुम हो चुका था। उस औरत ने बदला लेने के लिए कितनी बड़ी चाल चली थी। पूरा गांव सिर्फ उनकी वजह से नामर्दों का गांव कहलाता था। सबसे ज्यादा हैरत तो उन अनपढ़ लोगों पर थी जो बगैर तहकीकात किए उस बात को आगे फैला रहे थे। मन गढ़ंत सी एक बात ने झूठ के कपड़े में खुद को लपेटकर कई जिंदगियों को खराब किया था। उस औरत के साथ जो हुआ बहुत बुरा था, मगर उसने बदले के लिए जो रास्ता चुना उससे कई लड़के और लड़कियां बगैर शादी के ही आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार गए थे। मुझे सच बताते बताते वो लड़की रो पड़ी थी। मैं और ज्यादा तो कुछ ना कह पाया। उन्हें दिलासा दिया और उसे ज्यादा उस बीमारी को बढ़ावा देने से मना कर दिया। मेरी बात पर वो शर्मिंदा सी हो गई और सभी गांव वालों से माफी मांगने के लिए तैयार हो गई। हमारे आसपास कई ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें खुद को बदलने के लिए केवल सच्चाई और अपनाइयत के दो बोल की जरूरत होती है। बदसूरती और खूबसूरती को खत्म करना या सदा कायम रखना इंसान के बस की बात नहीं है, मगर हाँ, अच्छे संस्कार और मोहब्बत भरे शब्द जरूर एक इंसान के बस में होते हैं, जिनसे वो बाज दफा दूसरों की जिंदगियों में अच्छाई के दीप जला सकता है। अगर उसकी माँ के साथ गांव वाले नरमी का मामला करते तो उसकी माँ ये सब न करती। मैंने उस लड़की से शादी का फैसला कर लिया। उसके बाद मैं वहां से शहर के लिए रवाना हो गया। अलबत्ता आज भी अफवाहें फैलाने वालों की कमी नहीं है। आज भी वो गांव नामर्दों का गांव ही कहलाता है। इस किस्से के बाद मैंने ये बात सभी गांव वालों को बताई। वहां मौजूद सभी जानते थे कि वो पूरी तरह से मर्द है, मगर मनगढ़ंत कहानियों ने उन्हें बगैर शादी के जीने पर मजबूर कर दिया था। लोग उन्हें गलत समझते थे, जिसके कारण उस गांव में सिवाय चंद लोगों के बाकी सभी कुंवारेपन की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अब सब सच सामने आ चुका था। मैं अपने माँ बाप को लेकर आया तो सब गांव वालों ने उस लड़की की शादी मुझसे करा दी और इस तरह से बड़े सालों बाद उस गांव में किसी की शादी हुई थी और एक घटिया मनगढ़ंत बात का खात्मा हुआ था। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।